सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकता। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज 6 सितंबर है तारा जी हाँ, यौम दिफा का दिन है और आज हम बल्कि अपने मुल्क को क्या पूरी दुनिया को ही बताना चाहते हैं कि पाक फौज के जवान और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। बेशक इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। तमाम देखने वालों को तलहा जतोई का सलाम। यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है, यौम दिफा है और अफवाज पाकिस्तान का वो इदारा है, वो वाहिद इदारा है जिसमें आपको यूनिटी भी मिलेगा, फेथ भी, डिसिप्लिन भी। पाक फौज के अंदर जो जज्बा शहादत है, दुनिया की आप कोई भी फौज उठा के देख लें, उसमें जज्बा नहीं पाया जाता। इस जिहाद के जज्बे की वजह से पाक फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। इस बात में भी कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जब भी रिसर्च की गई है तो वाज़ेह तौर पर यही रिजल्ट आया है, यही नतीजा निकला है कि दुनिया की फौज मरने से डरती है, हमारी फौज जामे शहादत को अपना जेवर समझती है और इस शहादत की ताकत से दुनिया की हर ताकत को जेर कर डालती है। और यौम दिफा पर भी हमने देखा, रात गए खबर आई कि जब हमारे 5 जवान शहीद हुए दहशत गर्दों का कला कमा करते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए शिमाली वजीरिस्तान में 4 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, साथ साथ कैप्टन समेत हमारे 5 जवान शहीद हुए। तो अंदाज़ा कीजिए वर्दाब कि जो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। आज के इस दौर में लोग काफ़ी सेल्फिश होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना लड़ पड़ते हैं अपने फैमिली वालों से, जायदाद के लिए, उसके लिए झगड़ना। लेकिन आप देखिए जो फौजी होता है उसका सब कुछ उसका वतन होता है, उसका मुल्क होता है और अपने मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान करता है। और मेरी नज़र में शहीद, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा ना कहो, शहीद जिंदा है, मैं उसको खाना खिलाता हूँ। तो यकीनन ये हमारे शोधा जिंदा हैं और ये हमें आज देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि हम अपने इन शोधा पर जितना फख्र कर सकते हैं करें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज पाकिस्तान है, इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं। इवन दो कि हमारे ऊपर भी, हमारे इदारे के ऊपर भी हमला हो चुका है आज़ादी सहाफ़त पर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हमें इंसाफ मिलेगा और हक का बोलबाला होगा। लेकिन विदाउट पाकिस्तान आर्मी, सैलाब हो, जलजले हो, कुछ भी हो, आर्मी के अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं वैसे। जी बिल्कुल तलहा, और शहादत का यही वो जज्बा है जो हमारी पाक आर्मी के पास है और यही जज्बा जो है ये हमारी पाक आर्मी को दुनिया की दूसरी और जितनी ममालिक की फ़ौजें हैं उनसे डिफरेंट करता है, उनसे मुख्तलिफ रखता है। और पाक फ़ौज हम सब जानते हैं कि हमेशा एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मनों के सामने हमेशा खड़ी रहती है और इसी तरीके से हमेशा आम सामने भी आती है। जैसे आपने कहा तला कि कुछ भी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, चाहे वो जंग हो या आफाती कोई मुश्किलात हो, हमेशा पाक फौज अपनी कौम के लिए सबसे पहले खड़ी रहती है और वही है। और हमारी नज़रें भी हमेशा, हम सुकून से क्यों सो पाते हैं तलहा? अगर हम रात में सुकून से सो रहे होते हैं बिस्तर पे, हमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, तो सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पाक फौज के जवान, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चारों मौसम में वो वहाँ बॉर्डर पे कंटिन्यू खड़े रहते हैं मुस्तकिल और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारे अपनी कौम की हिफाजत के लिए वो अपने घर वालों को छोड़ के वहाँ पे हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। न सिर्फ आपकी जोग्राफियाई सरहदों पर, आपकी नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत वही कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आप जानती हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर का जमाना है और सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे ज्यादातर जंगें लड़ी जाती हैं। तो अफवाज पाकिस्तान को ये क्रेडिट भी जाता है कि क्योंकि हमारी जो सिविल लीडरशिप है, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, उसमें नाअहली बहुत पाई जाती है, जिसकी वजह से हर बार जब भी मुल्क मुश्किल में आता है अफवाज पाकिस्तान को ही मुल्क को रेस्क्यू करना पड़ता। और यकीनन आज एक बड़ा दिन है, आज के दिन हम अपना प्रोग्राम वक्फ करेंगे पाक फौज को और यकीनन उनकी हम कुर्बानियों को याद करेंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान आज जहां खड़ा है इसका भी जिक्र करेंगे। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यौम दिफा पर पाक फौज के शोहदा और गाजियों को बोल न्यूज का सलाम। तुम हो पाकिस्तान, तुमसे ही है पाकिस्तान। 65 में एक वो दिन था जब बैरूनी दुश्मन पाक सरजमीन पर हमला आवर हुआ।
एक आज का दिन है जब पूरा मुल्क कुदरती आफत की तबाही से जूझ रहा है। पाक फौज इस वक्त भी दुश्मन के आगे सीना ताने खड़ी थी। आज भी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन को नहीं मालूम उसने किस कौम को ललकारा है। अयूब खान के ये अल्फाज आज भी समातों में पढ़ते हैं तो लहू गरमा देते हैं। यौम दिफा हमें क्या सबक देता है, मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और बोल न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। हर जानिब से बोल को बोलने दो की सदाएं आ रही हैं। हमारा यही विजन है कि हम हमेशा हक की बात करें, सच की बात करें, जिसके लिए जब बोल एंटरटेनमेंट चैनल बोल न्यूज़ स्टार्ट हुआ, बोल का आगाज़ हुआ, तो हमारी यही कोशिश थी कि हम हमेशा हक और सच की बात आप लोगों तक पहुंचाएं और आज भी हम पहुंचा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हमेशा हम आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस डे की, हमारी पाक फ़ौज की। हमने पूरा शो आज अपनी पाक आर्मी के नाम डेडिकेट किया है। तो हमारी अजीम फ़ौज सिर्फ सरहदों पर हमारी मुहाफ़िज़, बल्कि मुल्क के लिए, उन मुल्क के अंदर किसी भी आफत की सूरत में भी हमारे जवान कौम की खिदमत में पेश रहते हैं। एक बार फिर हम पर आजमाइश की घड़ी है। सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद को मुतासर किया है, जो मुल्क की आबादी का तकरीबन 15% हिस्सा है। तला जी हाँ, और इसी वजह से यौम दिफा के मौके पर फौज ने अपनी परेड को भी मनसूख कर दिया है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि मुल्क में इस वक्त करोड़ों लोग बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर मुश्किलात का शिकार हैं। और बड़ा प्यारा ये फैसला था पाकिस्तान फौज का, और यकीनन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रिजल्ट लोगों के दिलों में और उनके लिए प्यार पैदा होता है कि यकीनन ये ना होते तो आज सैलाब ज़दगान की कौन इमदाद कर रहा होता है। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। उनको हम हमेशा में वेलकम कहेंगे और उनसे कुछ बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। जी नईम साहब, वेलकम टू दुनिया बोले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। खालिद नईम साहब, सबसे पहले तो बात ये करिए कि इस वक्त कौम जो है वो सैलाबी आफत का शिकार है, लेकिन उसमें जिस तरह से पाक फ़ौज सामने आकर कौम की मदद कर रही, किस तरह से कौम को रिलीफ वर्क प्रोवाइड कर रही है, डेफिनेटली वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन अभी कौन कौन से और ऐसे शहर बाकी हैं जहाँ पे फ्लड रिलीफ का काम शुरू किया जा रहा है या शुरू किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि शहरों से ज़्यादा जो बाहर के इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, जहाँ पर ये दरिया के साथ साथ जो है बलूचिस्तान का इलाका, सिंध का इलाका, लोअर पंजाब, ये तमाम पानी में तकरीबन डूबे हुए हैं। 1/3 ऑफ द पाकिस्तान इज अंडर वाटर और आधा पाकिस्तान डिस्प्लेस हो चुका है अपने एरिया के लिहाज से। तो जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा और आपने देखा होगा DGISPR का भी कहना था कि ये जो हमारी फ़ौज का एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि ये अवाम के साथ हमेशा से जुड़ के रहती है और अवाम की ताईद इसे हासिल होती है। और ये इसकी जो फतूहात हैं, जो इनके अच्छे काम है, उसकी एक वजह ये भी है कि अवाम का बहुत तावन जो है वो फ़ौज को मिलता है। और ये शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम हो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ौज में जो भर्ती का निज़ाम है वो ऐसे है कि पूरे मुल्क में जो ज़िलों की आबादी है उसी तनासिब से लोग फ़ौज में भर्ती किए जाते हैं। पहले हमें प्रॉब्लम था कि कुछ सिंध से लोग काम आते थे, वो तो अब पूरे आने लगे माशाल्लाह। बलूचिस्तान का थोड़ा मसला था, वो भी अभी ठीक हो गया। तो ये एक बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो हमारी आबादी का तनासब पूरे पाकिस्तान में है उसी तरीके से फ़ौज के अंदर लोग मौजूद हैं। तो आप यूँ समझें कि ये नेशन की एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। तो इसीलिए ये दर्द महसूस करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं और इसीलिए कौम भी इनके साथ खड़ी होती है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से फौज जो है इज्जत भी कमाती है और कामयाबियां भी हासिल करती है। राइट जनरल साहब, अब एक सवाल आपसे ये है कि 6 सितंबर यौम दिफा तजदीद अहद वफा का दिन होता है। ये हम क्यों अहद वफा करते हैं, तजदीद क्यों करते हैं अहद वफा की, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी आप देखिए कि जब भी कोई कुर्बानियाँ हों, और सबसे बड़ी कुर्बानी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है। सुभान अल्लाह। जी हर साल उसको मनाया जाता है। तो ये एक तरीका है, हमारे मज़हब में भी है और नेशंस भी ये करती हैं कि कुर्बानियों को याद रखने के लिए, उनकी जो आगे नस्लें हैं उनकी तौकीर करने के लिए ये बार बार आदा किया जाता है कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज जैसे बहन कह रही थी कि हम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक चीज़ मैं बल्कि इससे फ़ायदा उठा के एक कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है
कि शायद 1965 की वॉर एक स्टेलमेट था, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। देखिए, ये पूरा मामला ऐसे चला था कि पहले कश्मीर में एक होती थी जिसको कहते थे सीज फायर लाइन, आजकल तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। सीज फायर लाइन का ये था कि वो लोग आर पार जाते थे और कोई छोटे मोटे वहाँ पर ऑपरेशन होते रहते थे। तो पहले एक ऑपरेशन जिब्राल्टर जो इधर से हुआ, उसका ये मकसद था कि कश्मीरियों को ट्रेनिंग दी जाए, चेक किया जाए कि वो अपने आज़ादी के लिए तैयार है या नहीं। जब इंडियंस को पता चला, उन्होंने कश्मीर पे हमला किया सीज फायर लाइन के पार ही। उसके बाद उस हमले को बराबर करने के लिए हमने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया। अब ये सब कुछ सीज फायर लाइन में हो रहा है, जंग शुरू नहीं हुई है। लेकिन जब हिंदुस्तानियों ने ये महसूस किया कि ये तो अब हमसे संभाले नहीं जाएंगे, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। 5 और 6 की रात को जंग वहां से शुरू होती है। तो उनका एम क्या था? एक तो बीबीसी ने खबर शाया कर दी थी, ये हिंदुस्तानी फौज ने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, और इनका ख्याल था ये जिम खाना में जाके चाय पियेंगे शाम की। फिर ये सियालकोट पे कब्जा करना चाह रहे थे, वजीराबाद तक आना चाह रहे थे ताकि रेलवे लाइन और सड़क को काट दें, जीटी रोड को, और पाकिस्तान को 2 लख्त में तकसीम कर दें। इनके आप ये देखिए कि हमारी बहादुर फौज ने इनको BRB नहर से पहले ही, यानी कि लाहौर के मज़ाफ़ात में ही रोक दिया। और सियालकोट तो क्या, वो नारोवाल के इलाके में ही बहुत बड़ी जंग हुई टैंकों की, वहाँ पर इनका कब्रिस्तान बना दिया टैंकों का। और क्या इन्होंने जाना था वजीराबाद, वो तो दूर की बात है। ये तो ज़मीनी सूरत हाल थी। अब आगे सुनिए। 7 और 8 सितंबर के बाद किसी जेट जहाज की हिम्मत नहीं थी हिंदुस्तान के कि वो फजा में नमूदार होता, इसलिए कि हमारे शाहीनों ने 2-3 दिन में इनका वो कचूमर निकाल दिया कि ज़मीन के ऊपर जहाज तबाह कर दिए। जो भी हवा में आता था वो तबाह हो जाता था। आपको पता है कि MM आलम साहब ने सिर्फ 1 मिनट में या 1.5 मिनट में उनके 5 जहाज गिराए। नेवी की बात सुने, नेवी 200 नॉटिकल माइल दूर जाकर द्वारका में उनके किले पर बमबारी की, वहां पर उनका रडार सिस्टम तबाह किया और खैर ऑफिस से वापस आए। उनकी पूरी नेवी छुप गई, नेवी दुबकी रही, एयरफोर्स हवा में नहीं थी, अपना वो कोई हदफ हासिल नहीं कर सके। और फिर भी हमारे जवानों को कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं जी कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। अरे मेरे बहन भाइयों, अगर कम से कम जो हमारे अच्छे लम्हात हैं उनको याद रखें, उन शहीदों ने जो कुर्बानियां दी हैं उनको याद रखें, उनकी कुर्बानियों को याद रखें। शहीद की भी कुर्बानी सबसे ज्यादा सामने, किस तरह से वो सामने जाके, उनको पता था कि सामने दुश्मन टैंक है, लेकिन तब भी वो सामने जो है चले गए और सीने पे जो है उनका टैंक का गोला आके लगा था उनके। जमील साहब, यही वो नजरियाती सरहदें हैं जिनका हमेशा से जिक्र किया जाता है कि आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी हमें लड़नी है, 5th जनरेशन वॉरफेयर भी है। लेकिन जनरल साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू साहब, हमें बड़ा फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे अफवाज की कुर्बानियाँ हैं कि मुल्क आज इस मकाम पर है। लेकिन ये कुर्बानियाँ किसी और के हिस्से में क्यों नहीं आती? हमारे फ़ौज के जवान भी सोचते होंगे कि हम रोज़ कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन मुल्क के दीगर इदारे कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, क्यों जनरल साहब? जी देखिए, वो मैं तो चूँकि सारी ज़िंदगी फ़ौज में गुजारी है तो ज़्यादा उसी की बात कर तो सकता हूँ। ये मुझे एक चीज़ का एहसास है, और वो मेरा ख्याल आप भी मेरे साथ ये बात मानेंगे कि हमारी जो कौम है वो कुर्बानियां देने से दरेग नहीं करती। अभी आपने देखा होगा कि ये जो वॉर ऑन टेरर है, इसमें सिविल जो शहादतें हैं वो फौजियों से भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो आप इशारा कर रहे हैं, जिसको मैं बहुत ज़्यादा वाज़े करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, वो आप सही कह रहे हैं कि ये कुर्बानियाँ सिर्फ अवाम और फ़ौज के हिस्से में नहीं आनी चाहिए, ये बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। और ख़ासकर जो इसको लीड करने का दावा करते हैं वो जमहूरियत लेकर आए अपने रैंक्स में, अपनी पार्टियों में जमहूरियत लेकर आए, जमहूर के साथ जुड़ के रहें और उनका एहसास करें जो उनकी तकलीफ़ें हैं, तो तब जाके। और ये ज़रूरी नहीं कि हम ये कुर्बानी उनसे मांगते हैं कि वो भी अपनी जानों के नजराने पेश करें, वो कम से कम अपना वक्त पेश करें, वो अपने वसाइल आगे लेकर आए। अभी मिसाल के तौर पे आपको पता है कि फौज ने जो सीनियर अफसरान है उन्होंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह दे दी, और जवानों को शायद 3 दिन की उनको सबने अपनी तनख्वाह इसमें जमा करवा दी। इसके अलावा आपकी इतला के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उनका डेली राशन है, आप ये शायद ये सुनकर हैरान हो कि उसमें से अपने हिस्सा काट कर वो राशन पका कर पहुंचा रहे हैं वहां पर। क्या बात। तो ये अल्लाह ताला का फजल। और वो जैसे DISPR भी कहते किसी पर एहसान नहीं जताते, वो ये नहीं कहते फौजी के जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो फख्र महसूस करते हैं कि हम अपनी कौम के लिए ये काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये स्पिरिट सब में हो, और जो लोग भी मुल्क के लिए काम करना चाहें, अवाम तो इसमें बहुत शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी
ऐसी तंजीमें काम कर रही हैं फौज के शाना बशाना के बंदा देखकर हैरत ज़दा होता है। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया है मेरा ख्याल है उस तरफ थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। जी सही नहीं खालिद साहब, हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको क्या लगा जिस तरह की भी मुल्क की सूरत हाल चल रही है उसमें मज़ीद हमें क्या और जो है वो थोड़ा सा आगे पेश रहना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो पीछे की तरफ जा रहा है वो सही हो जाए? हमारा बच्चों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हम सबका फ्यूचर इसी मुल्क से है। सब लोग अपने अपने हिस्से की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी देखें अब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जो मेरा अपना परसेप्शन है मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकी मैं ये जोम नहीं है मुझे, ना मेरा दावा है कि मैं कोई पॉलिटिक्स को जानता हूँ या मुल्की अमूर को बहुत बेहतर समझता हूँ, लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि मेरे ख्याल में हमारा मुल्क गरीब हो नहीं सकता। जो मुल्क अपना अनाज पैदा कर सकता हो, जहाँ पर जानवर हो, दूध हो, सब्जियाँ हो, मछली हो, गोश्त हो, वो और अपने फर्नीचर यहाँ बनता होगा, कालीन यहाँ बनते हैं, घर बनते हैं, तो ये मुल्क गरीब हो नहीं सकता। ये मुल्क गरीब बनाया गया है। अब इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जनरल साहब आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसकी डिटेल्स में आप नहीं जा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। जी वक्त भी आपको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में 4 काम अगर हो जाए तो काफ़ी मामला ठीक हो सकता है। पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि तमाम अदारों को अपने हदूद में रहना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना चाहिए। ये पहली बात है। और जब मैं अदारों की बात करता हूँ तो तमाम लोगों के देन में फ़ौरन फ़ौज आती है। सिर्फ फ़ौज की बात नहीं है, एग्जेक्टिव भी और जुडिशरी भी और जितने भी लोग हैं सबको चाहिए कि अपने दायरे कार में काम करें। लेकिन ये एक पॉइंट है, अगले पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको चाहिए कि अपने अंदर जमहूरियत लेकर आएँ। ये जो मौरूसियत है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, ये इस तरीके से ये तो विराजमान हो गए, ये तो जोंकों की तरह इस कौम को आप समझेंगे उनका खून चूस रहे। जी मतलब एक फैमिली बिजनेस ये बन गया है। और पहले सिर्फ होता था कि हम कहते थे 2-3 सियासी जमातें, अब तो एक इस्लामी जमात भी इसमें शामिल हो गई है माशाल्लाह। तो ये इससे हमें छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है मेरे ख्याल में कि जुडिशरी को रिव्यू करना पड़ेगा कि जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं देते, और इंसाफ क्यों नहीं दे पा रहे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी है कि आप लेटरल एंट्रीज कर लें, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप 98-99% लेटरल एंट्रीज कर ले, और जो कार्डर है जजेस का वो बिल्कुल आप उसको उठा के एक तरफ फेंक दे। बाकायदा जजेस का कार्डर होना चाहिए, वो जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल बनता है ऐसे ही सिविल जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कल जो वकला किसी एक पार्टी में थे वो आज जजेस बन गए, वो कैसे फैसला कर सकते हैं सही मानों में। और चौथी बात जो है वो आपसे रिलेटेड है, मीडिया से, कि मीडिया ये ना कहे कि हम मादर पिदर आज़ाद हैं और हम जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहें, हम पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, कोई पूछगछ नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? जब आप गलत बात करेंगे, जब आप झूठ बोलेंगे, बेबुनियाद बात करेंगे, तो आपकी आपसे पूछा जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये क्या है। तो भाई ये अगर 4 बातें हो जाए, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सब लोग बंदूकें सिर्फ एक इदारे की तरफ कर देते हैं कि जी वो ये करे, तो फिर आप सबको सर अगर हद सच की बात करें तो फिर आप पे पाबंदियां भी तो लगा दी जाती हैं, उसका क्या करें? जी ये सारा इसी का शाखसान है ना, जो मैं कह रहा हूँ। जब पार्टी के अंदर ही जमहूरियत है, उस पे क्या कहेंगे आप? जी जब पार्टी के अंदर ही जमहूरियत नहीं होगी तो वो बाहर कैसे जमहूरियत बर्दाश्त करेंगे? तो आप सही कह रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जितना अभी गैग किया गया है मीडिया को, ये सिर्फ आप तो बात करें ARY हटा, फिर बोल हटा, आजकल जैसे है जो लोगों को टारगेट किया गया है, जो लोग बातें करते थे, ऐसे लोग जो कि हमेशा बहुत अच्छे समझे जाते थे, उन सबको मुल्क छोड़कर जाना पड़ रहा है और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस किस्म के हालात तो पहले कभी नहीं थे। तो ये जो 4 बातें मैंने गिनवाई हैं, ये अगर सब की सब और बैक वक्त हो, इसके लिए आपको एक डायलॉग करना पड़ेगा, एक नेशनल रिकन्सिलिएशन करनी पड़ेगी। उसके बगैर ये बात बनेगी नहीं। वरना ये जो जिस किस्म की कड़वाहट खड़ी हो गई है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा उनके साथ लोग हैं, मैं परसेंटेज नहीं देना चाहता ताकि लोग उसको गलत ना ले जाएं, और एक तरफ PDM खड़ी है और वो हर हालत में वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते, वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और उसकी वजह से तमाम हर चीज़ रुकी हुई है। फॉरेन पॉलिसी आपकी रुकी हुई है, इकॉनमी आपकी रुकी हुई है, जो मीडिया के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। गाली गलोच के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है करने को। वो कहते हैं जी आपके एवन फील्ड फ्लैट है, वो कहते हैं जी आपका तोशा खाना है,
गरीब पानी में डूबे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अफवाज पाकिस्तान के अलावा कौम को मिलकर ये सारा काम करना पड़ेगा। और ये भी मैं मानता हूँ कि फ़ौज को वापस जाने की ज़रूरत है अपने इलाके में, लेकिन वो मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में जब तक कि ये बाकी 3 चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है ये भी दुरुस्त ना हो। ये नहीं किया जा सकता कि आप मुझे तो कहें कि तुम ठीक हो जाओ और ख़ुद जो मनमानी करती रहें, ऐसे तो आगे बात नहीं चल सकती। सही। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दुनिया बोल है। अब आप अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने जो बड़ी अच्छी बातें कही, मैं आपके अपनी व्यूज़ के सामने दोबारा रख लूँ। 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, इदारे अपनी हदों में रहकर काम करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें से मौरूसियत ख़त्म कर दी जाए। जब तक बाप बेटा और ये सियासत जो है वो बादशाहत में तब्दील हो जाएगी, एक ही खानदान चलते रहेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जुडिशल सिस्टम का रिव्यू करना ज़रूरी है। इंसाफ नहीं मिला तो कुछ होगा नहीं। अब तहरीक इंसाफ की सियासी पार्टी के नाम में इंसाफ था, लेकिन फिर भी वो जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए। ये वो नाकामियां थी पीटीआई की, जिसकी वजह से आज उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यकीनन जिन कुर्बानियों का जिक्र अभी जनरल साहब कर रहे थे, पाक फौज की जिस जज्बे का जिक्र वो कर रहे थे, जिस डिसिप्लिन का जिक्र वो कर रहे थे, अगर वो पाकिस्तान के दूसरे इदारों में भी आ जाए ना, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाए। पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाए। पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई रहने के लिए होगा ही नहीं तला। अभी भी वो सबसे अच्छा मुल्क है रहने के लिए, पर हमने गंदा किया हुआ है। अपने घर के अंदर की सफाई कर दें आप, मुल्क सही हो जाएगा। हम खुद नहीं करते, जहाँ पे लिखा हुआ कचरा फेंक रहा है, सबसे ज्यादा कचरा हम वहीं फेंकते हैं, तो गलतियां हमारी हैं। खैर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे और ज्वाइन करेंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आज हम डिफेंस डे यौम दिफा सेलिब्रेट कर रहे हैं। वतन अजीज़ का दिफा हमारी पहली और आखिरी डिफेंस लाइन, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र क्यों ना हो, क्योंकि इसने हमेशा दुश्मन की आंख में आंख डालकर इस मुल्क का दिफा किया है और अपनी जानों के नजराने पेश करके हमें आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने का मौका फ्राहम किया है। मैं ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में इस वक्त कासिम अली शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब बोलते हैं तो लोगों की जो है ना वो दंग रह जाते हैं, फिर उनको सुन रहे होते हैं। कासिम साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। 6 सितंबर यौम दिफा क्या पैगाम देता है कासिम साहब आपकी नज़र में? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख़ में 6 सितंबर 1965 एक ऐसा दिन है जिस दिन आपकी पूरी कौम एक हो गई थी। यानी हम जो ये अक्सर ये ताना सुनते हैं कि शायद हम हजूम हैं और हम पोलराइज्ड हैं, तो ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें 10 करोड़ उस वक्त हमारी आबादी थी और 10 करोड़ आबादी उस वक्त सब की सब फौज बन चुकी थी और जज्बा ईमान ऐसा था कि हर कोई अपनी जान देने को तैयार था। दुश्मन ने रात में कहीं हमला किया था और लाहौर की साइड से ये अटैक था और ये जब जंग 17 दिन बाद ख़त्म हुई थी तो दुनिया को कई तरह के ऐसे वाक़यात पता लगे जो पहले मुमकिन नहीं थे। जैसे आप जानते होंगे कि पहली बार एम आलम जो थे उन्होंने 5 जहाज़ 1 मिनट के अंदर गिरा दिए। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज तक का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सका। और उनका कहना ये था कि ये अल्लाह ने करवा दिया। ये एक बड़ी बात थी कि एक मुजाहिद, एक फ़ौज का सिपाही, एक अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ने वाला, वो क्रेडिट अपने किसी हुनर को, अपने किसी फ़न को नहीं दे रहा। वो कह रहा है ये सब अल्लाह का कमाल था, रब की मेहरबानी थी कि 1 मिनट में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया। और बाकी सब की सब जो वाक़यात हैं हमारे, वो शोहदा के वाक़यात हैं, बॉर्डर पे, सरहदों पे जंग लड़ने वाले वाक़यात में एक और बड़ा गैर मामूली वाक़या जो था वो ये था कि टैंक्स जो थे वो आ रहे थे दुश्मन के और इनको रोकने का कोई सामान नहीं था। तो हमारे जो फ़ौजी थे, सिपाही थे, जवान थे, उन्होंने अपने सीनों के साथ बम बांध के, ये बम बांधने के बाद ये टैंकों के नीचे जाते थे और टैंक जो था वो ब्लास्ट कर जाता था। यानी आप देखिए कि एक टैंक को ब्लास्ट करने के लिए, उड़ाने के लिए एक जान चाहिए थी और हर एक को ये पता था कि हम ये जो बम बांध के जा रहे हैं, हमने वापस नहीं आना, हमारे जिस्म का शायद एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये टैंक रुक जाएगा। ये जज्बा ईमान, ये जज्बा शहादत दुनिया की तारीख में आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ये 65 की जंग में जाके मिलेगा। और 65 की जंग मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी कौम, वो जो दुश्मन का ख्वाब था, शास्त्री का ख्वाब ये था कि हम
शायद लाहौर के जिम खाना में आके ग्लास के साथ ग्लास हमारे टकराएंगे और हम नाश्ते की टेबल पे कहीं बैठे होंगे। ये ख्वाब उनका चकनाचूर कर दिया गया और उन्होंने वो सोचा भी नहीं था। उस तरह की बुरी शिकस्त उनको 17 दिन के अंदर मिली और 17 दिन के अंदर दुश्मन के 5000 जो थे वो जवान वो वासिले जहन्नुम हो चुके थे और हमारे भी बेशुमार जवान शहादत का रुतबा पा चुके थे। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह हम 14 अगस्त को बड़ा अहम समझते हैं, 6 सितंबर का दिन एक ऐसा दिन है जो मिलिट्री का डे तो कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये पूरी कौम का दिन है और पूरी कौम को पता लगता है कि जज्बा ईमान के साथ, थोड़े से सामान के साथ और बड़ी एक महदूद सी तब फ़ौज थी, बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे। पाकिस्तान बने अभी फ़कत 18 साल गुजरे थे और उसके बाद इस फ़ौज ने इस जज्बा ईमान से साबित कर दिया कि दुश्मन जितना मर्जी ताकतवर हो, ईमान की दौलत के साथ अल्लाह पे तवक्कल और भरोसा करते हुए हम वो कर सकते हैं जो शायद मुमकिन भी नहीं था। ये कौम दोबारा एक कैसे होगी शाह साहब? मैं कभी नहीं ये विश करूंगा कि कोई दोबारा जंग लगे और हम जंग के बहाने एक हो जाएं, लेकिन ये जितना बड़ा क्राइसिस इस वक्त हम फेस कर रहे हैं सैलाब का, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा भला वक्त है। इसमें भी लोग एक होना शुरू हो गए हैं। शायद हमारी बदकिस्मती, हमें कोई ट्रेजेडी, हमें कोई क्राइसिस चाहिए होता है जिसमें हम जाग जाते हैं और अल्लाह करे कि ये हमारी जो हम पोलराइज्ड हो चुके हैं और तकसीम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, हम एक हो जाएं और मुल्क के लिए एक हो जाएं। हम सब ये मान जाएं कि जमातें, ये हमारे फ़िरके, ये हमारी तकसीम, ये लिसानी तकसीम, ये सूबाई तकसीम, ये किसी काम की नहीं। अगर पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहम है। ये अगर पूरी कौम अंडरस्टैंड कर जाती है तो यकीन कीजिए वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मिसाल बन सकता है दुनिया के ममालिक में। बेशक। एक 6 सितंबर की जंग थी जब वो उसका आगाज़ हो, जिस तरह से हमारे फौजी जवान सामने आए और उन्होंने पुरजोश तरीके से दुश्मन का मुकाबला किया। और आज जिस तरह के हम सब जानते हैं कि सैलाब एक तरीके से जितना डिज़ास्टर हुआ है, उसमें भी हम एक जंग के तरीके से सामना करने के, लोगों को रेस्क्यू करने का, उन लोगों को बचाने का, उनको रिलीफ वर्क प्रोवाइड करने का। तो एज ए पर्सन, एज ए सिविलियन, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन तमाम चीज़ों में, उसको कैसे देखते हैं आप? देखें, इसमें मेरा ख्याल है कि हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो जो कर सकता है, जो उसकी बसात है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो ज़रूर ज़रूर करे। यहाँ पर तो देखें इस वक्त काम ही बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इस वक्त के जो हकायक हैं सैलाब के हवाले से, वो रेस्क्यू तो किया जा चुका है या किया जा रहा है, लेकिन जितना डैमेज हुआ है, इस डैमेज को शायद रिकवर करने के लिए 8-10 साल चाहिए होंगे। और इसमें हर फर्द वाहिद का, हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुसलमान भाई जो सिंध में इस वक्त ट्रैप्ड हैं, जो बलूचिस्तान में ट्रैप्ड हैं, जो KPK में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं, जो तोनसा में बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुए हैं। और ये यकीन कीजिए, जो मेरे दोस्त अहबाब सब वहाँ गए हैं वो जानते हैं कि मीलों का इलाका है, ये कोई थोड़ा इलाका नहीं है। और जगह जगह छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गाँव हैं जो सारे डैमेज हो चुके हैं। आप एक लम्हा सोचिए ना, हम सब के सब सुबह उठे, हमने नाश्ता किया और इस वक्त हम बॉल देख रहे हैं, TV पे मौजूद हैं। जिन लोगों ने सुबह उठ के छत नहीं देखी, उनके ऊपर सिर्फ आसमान है और उनके इर्द गिर्द कहीं पानी है, और वहाँ पर बीमारियों की हालत क्या है। हमें एक कमरे में मच्छर हो तो हमें कितनी तंगी होती है, और सोचिए कि जो ओपन एयर सो रहा है और ओपन एयर ज़मीन पे सो रहा है, वहाँ पर उनकी जो हालत है वो कैसी है, और बीमारियों की हालत कैसी है, बच्चों की हालत कैसी है, वसाइल की हालत कैसी है। और अभी भी मदद सही तरह नहीं पहुँच पा रही क्योंकि ज़मीनी रास्ते ख़राब हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंज हैं। यानी आप ये देखिए कि शायद ये भी एक मैसेज मैं देना चाहूँ साथ ही साथ में कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म कोशिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेशुमार तंजीमें काम कर रही हैं, फ़ौज, अफवाज पाकिस्तान अगेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारी की सारी इस मदद वाली जो कोशिश है, ये मदद के लिए हम जो हेल्प के लिए एक जज्बा भी रखते हैं, इसको मुनज़्ज़म करने की, ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि एक ही जगह पे, वो जैसे 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला था तो एक मखसूस जगह तक ट्रक पहुँच जाते थे और वहीं से फिर वो अपना सफ़र आगे नहीं लेके जा सकते थे और सामान वहाँ स्टक हो जाता था, सही जगह पे मदद भी नहीं पहुँचती थी। बिल्कुल यही हालत इस वक्त है कि क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड डाटा नहीं है और फैसिलिटीज़ नहीं है और लोगों को पता नहीं है कि हमने अगर यहाँ से चलना है और राजनपुर पहुँच जाना है या फिर तोनसा पहुँच जाना है तो वहाँ जाके किससे मिलना है। और ये जो ट्रक हमने सामान, लोगों ने देखें 10 लाख 15 लाख रुपए आम सी बात है जो सामान एक ट्रक के अंदर आ जाता है, उस सामान को कहाँ तक पहुँचाना है। ये एक मुनज़्ज़म कोशिश अगर शुरू हो जाती है और गवर्नमेंट, स्टेट और बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान इसमें फैसिलिटेट करती है इन लोगों को जो मदद करना चाहते हैं, तो ये बड़ा खैर का काम हो सकता है। ये काम जो शायद 10 साल में होना है वो साल के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हो सकता है। कासिम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त
जो मुल्की हालात हैं इसमें हमें वाज़ेह नज़र आता है, देयर इज़ ओनली वन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ डिसिप्लिन इन इट, दैट्स द आर्मी। हमारे दूसरे इदारे पाक फ़ौज से क्यों नहीं सीखते कि डिसिप्लिन क्या होता है, यूनिटी क्या होता है, फेथ क्या होता है, किस तरीके से इदारों को चलना चाहिए। सैडली देखा यह जाता है कि मुल्क में एक ही इदारा है जिसको आप मुनज़्ज़म कह सकते हैं, बाकी सारे इदारे आप जानते हैं किन मुश्किलात का शिकार हैं। शाह साहब देखिए, ये एक बड़ा हमारा चैलेंज है कि हमारे बाकी जो इदारे हैं, जो बिलखसूस एक पब्लिक सर्विस के सारे इदारे हैं, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अफेक्टिव हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से। आप उसकी ताज़ा मिसाल ले लीजिए, ये रजीम चेंज में वो सब के सब पुलिस ऑफिसर्स जो पंजाब की गवर्नमेंट में इस्तेमाल हुए मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस में और मुख्तलिफ़ तरह के पॉलिटिकल टास्क में, वो सब के सब मुअत्तल कर दिए गए हैं। आप ये देखिए कि जैसे ही एक सियासी जमात जो है वो इक़्तिदार में आती है तो फौरी तौर पे वो एक नई अपनी पूरी टीम बिल्ड करती है और वो सब के सब जो पहले से लोग मौजूद होते हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। और ये कई इदारों के साथ है जी। हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ सक्सेशन नहीं है। ये सक्सेशन एक इदारे में एक पॉलिसी जो बनाने वाला है, जो उस वक्त का लीडर है, जब वो रिटायर होता है और वो इस इदारे से चला जाता है, ये मैं आपको मतलब नाम लिए बगैर सब इदारों का ये कह रहा हूँ कि इसमें सब इदारे शामिल हैं, अफवाज पाकिस्तान को हम छोड़ देते हैं। सक्सेशन के ना होने की वजह से जो नेक्स्ट लीडरशिप आती है वो उन पॉलिसीज़ को, उन प्लान्स को, उन लॉन्ग टर्म विजन्स को लेकर नहीं चल पड़ती और एक नई टीम बनानी पड़ती है, नए सिरे से काम करना पड़ता है। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ हमारे इदारों में इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। ये हर लेवल पे है, सीनियर लेवल पे भी है, जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे भी है। और इस एक टिपिकल पॉलिटिक्स की वजह से हमारे बेशुमार तरह के रिसोर्सेज ज़ाया चले जाते हैं, पॉलिसीज़ डैमेज हो जाती हैं। अब आप देखिए कि आप किसी एक सेक्टर को चले पकड़ते हैं, एजुकेशन को पकड़ते हैं। इस वक्त अगर एक ज़िले की मिसाल ले लें हम, और वो ज़िला है शेखुपुरा का, तो उसकी आबादी जो है वो तकरीबन 34 लाख है और उसमें जो कॉलेजेस हैं उसमें स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनकी तादाद सिर्फ 8,000 है। यानी पब्लिक सेक्टर में 8,000 बच्चा पढ़ रहा है। बाकी बच्चा कहाँ जा रहा है? कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डाटा नहीं है और उसका फ़ायदा फिर यकीनी बात है प्राइवेट कॉलेजेस वाले उठाते हैं। ये एक शोबा है। हर शोबे में हमारी पॉलिसीज़, हमारी लीडरशिप, हमारे सक्सेशन प्लान वो बेहतर होने चाहिए। देखिए, हम हमसाया मुल्क उसको लाख क्रिटिसाइज़ करें और लाख बुरा भला कहें, वो एजुकेशन में और आईटी सेक्टर में बहुत आगे चले गए हैं। हमें, मैं समझता हूँ, दुश्मन से भी सीखना चाहिए कि वो किस अंदाज से उसने एजुकेशन पे काम किया है। दिल्ली के स्कूलों में कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठा के लाखों की तादाद में लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिल करवाने शुरू कर दिए। 2 महीने पहले 14 लाख बच्चा ट्रांसफर हुआ था। क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। बिल्कुल जी, 14 लाख बच्चा ट्रांसफर हुआ था प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में। कासिम साहब, मैं यहाँ पूछना चाहूँगी आपसे कि बेशक हम सब जानते हैं, बिल्कुल बेशक हमें सोचना चाहिए, हमें इस पे मैं कहूँगी कि हमें सीखना भी चाहिए इस चीज़ से। हाँ, हमेशा हम सब जानते हैं कि हमें अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, हमें सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, हमें चीज़ों को बेहतर करना है, लेकिन क्या वजह है कि हम क्यों नहीं कर पाते? हम सब ये बात जानते हैं। अगर आप किसी, मेरे ख्याल से 15-16 साल के बच्चे से ही पूछेंगे, उसको भी पता है कि हमें हमारे सिस्टम को, हमारी पॉलिसीज़ को सही करने की ज़रूरत है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते? मुनाफिकत, देखें, एक जी मुनाफिकत भी है और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि जब भी कोई स्टेट या कोई सिस्टम चलता है, मैं कहता हूँ एक इदारा चल रहा है जिसमें आप बैठे हुए, मैं एक इदारे में बैठा इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, उस इदारे की एक फ़िज़ा और हवा होती है। और बिल्कुल इसी तरह जब मुल्क चलता है और मुल्क का निज़ाम चलता है तो मुल्क में एक फ़िज़ा, हवा, एक माहौल बनता है। खुदा न खास्ता अगर किसी भी मुल्क में जितने मर्जी वसाइल हों और 2 चीज़ें बढ़ जाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नफ्सियाती तौर पे आपको बता रहा हूँ क्या होता है। 2 चीज़ें बढ़ जाएं, एक अनसर्टेनिटीज़ बढ़ जाएं और दूसरा इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाएं। किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी स्टेट में अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाएं, यानी कि फ्यूचर जो है उस पर एक शक हो कि पता नहीं क्या हो जाना है और क्या हालात होंगे और हमारे बच्चों को क्या मिलेगा और मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा और पता नहीं स्टेबिलिटी है नहीं। ये इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी जिस खौफ को पैदा करती हैं, उस खौफ की वजह से लालच पैदा हो जाता है, उस खौफ की वजह से एक नेगेटिव कंपटीशन पैदा हो जाता है, उस खौफ की वजह से मुनाफिकत पैदा हो जाती है, उस खौफ की वजह से कहीं ना कहीं आपको हसद और बुग़्ज़ भी मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे इस माशरे के अंदर वो खौफ हद से ज़्यादा है। वक्त के साथ साथ वो खौफ बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और आज आप देख लीजिए कि खुशहाल बंदा भी रो रहा है। इस मुल्क में लोग चीज़ें बनाई जा रहे हैं, इनफरादी तौर पे लोग कामयाब हो रहे हैं, इनफरादी तौर पे लोग पैसा बना रहे हैं, इनफरादी तौर पे अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। लेकिन इस अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी जिसको ख़त्म करना चाहिए स्टेट को, वो आज तक नहीं हो सकी, अफसोस के साथ। यकीनन। शाह साहब, ये बताइए, व्हाट इज़ टू बी डन
कौन से ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं सर? अच्छा देखिए, मेरा इसमें मेरी राय ये है कि हमें अपने 20 साल के गोल्स हर शुबे के बना लेने चाहिए। वो एजुकेशन है, वो हमारी सिविल सर्विसेज है, वो जुडिशरी है, वो हर शोबे के 20 इयर्स के प्लान बन जाने चाहिए। और वो 20 इयर्स के प्लान किसी भी सूरत वो लॉक हो जाने चाहिए कि हमारी जो 22-23 करोड़ हमारी आवाम है और 12 करोड़ यूथ है, अगले 20 साल में हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कौम को। ये जब तक 20 साल के प्लान्स नहीं बनते, एक सियासी गवर्नमेंट आती है वो कुछ कर देती है, दूसरी सियासी आती है हुकूमत वो कुछ कर देती है, स्टेबिलिटी इस मुल्क में पॉलिटिकल शदीद क्राइसिस का हम शिकार हैं इस वक्त। और आप इकोनॉमिक हालत देख लीजिए, उसके ख़राब होने की भी वजह ये है कि हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं थे, हमारी पॉलिसीज़ नहीं थी। और वो सब की सब चीज़ें, मैं समझता हूँ कि ये सैलाब और इस तरह के हालात, छः जाके एक तबका कहता है जी हमारी शामत अमाल है, मैं समझता हूँ कि जो कौमें हैं वो प्रोएक्टिवनेस से तरक्की करती हैं। हमें इस वक्त प्रोएक्टिव होकर सोच लेना चाहिए कि किन शोबों में हम पीछे रह गए हैं और उन शोबों को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। उसकी पॉलिसीज़, उसके विजन, उसके गोल्स हमें 20 साल के बना के उन्हें लॉक कर देना चाहिए कि पूरी कौम हमारी सारी की सारी प्लानिंग कर भी लेते हैं तो भी कोई दूसरी सियासी जमात आती है, वो अपने हिसाब से प्लानिंग करती है, उन चीज़ों को पीछे छोड़ देती है। अब मसला तो यही है हमारे यहाँ। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर मेरा एक स्टेटमेंट थोड़ी सी मेरी सख्त हो जाएगी कि देखें, अगर सारी दुनिया की मुखालफत से आप फिर भी एटम बम बना लेते हैं और आप अपनी इंटरनल मुखालफत की वजह से काला बाग डैम नहीं बना पाते, तो ये आपकी नाकामी है। आप अगर चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते। आप दुनिया की इस वक्त एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर हैं और आपके पास दुनिया की 5वें-6ठे नंबर पे ताकतवर तरीन फ़ौज इस वक्त मौजूद है। आपके पास बेशुमार तरह के दुनिया के बेहतरीन वसाइल इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। इस मुल्क में इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, इस मुल्क में यूथ इतनी मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है विल की ज़रूरत है, इरादे की ज़रूरत है। और इसको अगर इस्टेब्लिशमेंट इंश्योर करती है और इस वक्त की गवर्नमेंट भी इंश्योर करती है कि हम सब के सब एक पेज पे आ जाएं, हम ये तफरीक और नफ़रत को ख़त्म कर दें और 20 साल का एक प्लान बना लें। बेशक के सियासी चेहरे, नाम ये बदलते रहें, पीएम आते रहें, नए पीएम आते रहें, नए सीएम आते रहें, लेकिन ये 20 इयर्स के प्लान्स पे कभी कंप्रोमाइज़ ना हो। अगर ये हम शाह साहब, जो काम 75 सालों में नहीं हुआ अब कैसे होगा सर? ये वही मौरूसी सियासत है, वही लोग फिर फिर के वापस आते रहेंगे। अनवर मकसूद साहब यही कहते रहेंगे भुट्टो जिंदा है, सिंध तरक्की नहीं कर सकता। मेरा आपसे सवाल है कि ये इरादे, ये विल, ये नीयत कैसे आएगी शाह साहब? लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगी कि पहले अगर हम देखें तो तलहा पहले काम होता था। अगर हम शाह साहब, मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि पहले काम होता, अगर हम 65 की बात कर रहे हैं आज के दिन, और अगर हम 65 में देखें तो अयूब खान का दौर था, तो उस वक्त पाकिस्तान बहुत बेहतर, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज उस दौर में लगी थी। पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग कमीशन मौजूद थी, प्लानिंग होती थी, हर चीज़ का सिस्टम था। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म कर दिया गया। अब कहते हैं ना, उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे। तो अच्छा, आप देखिए, हमारी बदकिस्मती देखिए कि पिछले कुछ सालों से हम मुल्क के लिए सियासत नहीं कर रहे। हम किसी को गलत साबित करने और दूसरा इसको गलत साबित करने, चोर डाकू, ये सब चीज़ें हमने एक इवन के बोहतान की हद तक, नफ़रत भी हमारी बोहतान की हद तक जा चुकी है। और आप ये देखिए कि हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उनको ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, उनको बात करके बाद में माजरत करनी पड़ती है, उनको वजाहत देनी पड़ती है कि ये मैं नहीं कहना चाहता था। ये हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जिन लीडर्स को हम सब फॉलो करते हैं, वो जिनको फॉलो किया जाता है उनको मुल्क के लिए फॉलो किया जाता है, और वो मुल्क को आगे लेके जाने के बजाय वो एक आपस इंटरनल और सब चीज़ों को कहीं ना कहीं लेकर चलते रहते हैं, और उससे नतीजा ये है कि मुल्क का सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे कासिम अली शाह, मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। यौम दिफा, तजदीद अहद वफा का दिन। ये वो दिन जिस दिन हम दोबारा अहद करते हैं कि हम कभी अपने हीरोज़ को नहीं भुलाएंगे, कभी अपने शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भुलाएंगे, कभी हम ये नहीं भूलेंगे कि अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने हम पाकिस्तानियों की खातिर, एक एक शहरी की खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये अहद करेंगे कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और हमेशा शाना बशाना होंगे। दुश्मन ने सितंबर के 17 दिनों में पाकिस्तान पर एक नहीं 13 हमले किए, लेकिन हमारे अजीम फौज ने उन भारतीय जर्नैलों के मंसूबे, नापाक अज़ाइम, मजमूम मकासद खाक में मिला दिए। जो लाहौर की सड़कों पर अपना झंडा लगाने का सोच रहे थे,
लेकिन फिर दुम दबा के भागने पर मजबूर हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बकाई साहिबा। हुमा बकाई साहिबा IR एक्सपर्ट हैं, इनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम हुमा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आपको 6 सितंबर बहुत मुबारक। आपको भी 6 सितंबर बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान का डिफेंस डे है आज, और 65 में हमने देखा है किस तरह से दुश्मन हमारी बाउंड्री लाइन क्रॉस करके आया, तो पाकिस्तान की फ़ौज ने उन्हें भरपूर जवाब दिया और उनको दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया। तो इस हवाले से आप आज के दिन को 6 सितंबर को किस तरह से देखती हैं? मेरा ख्याल है कि जी जो 1962 में हुआ वो इंतहाई अहम था, लेकिन अब जो डिफेंस की कॉनोटेशन है वो बहुत बदल गई है। और इसी तरह हमारा फ़ौज का जो किरदार है वो इस वक्त मल्टी प्रोंग है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो उन बहुत कम अफवाज में हैं दुनिया में जो 3 फ्रंट वॉर पे कामयाबी के साथ नबर आजमा हैं। क्योंकि देखिए जो इंडिया की सूरत हाल है, ईस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ पर मसाइल हैं, फिर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी होस्टाइल हुआ है, और फिर हम एक इंटरनल वॉर जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़, उसमें भी हमें फ़तह हासिल हुई है। लेकिन हम वहाँ पर कल भी आप देखिए एक इंसिडेंट हुआ है और हमारे अफवाज हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत क्रिटिकल टाइमिंग भी है और बहुत क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। और फिर उसके साथ साथ जब नेचुरल क्लैमिटीज़ आपको हिट करती हैं, जैसे इस वक्त सैलाब ने पूरे मुल्क को हिला दिया, इतनी डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है इस वक्त, वहाँ पे भी आपको शायद फ़ौज फ्रंट लाइन पे नज़र आती है। मैं एक गुजारिश और जी एक आपके हवाले से गुजारिश और कर दूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। देखिए अफवाज तो होती हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या वो कंट्रीज़ जो प्रेशर में मिडिल पावर्स होती हैं, वहाँ पे अफवाज का किरदार बहुत अहम होता है। और मैं आपको ये बात आपके सुनने वालों को भी बावर कराना चाहती हूँ, और हम सबको भी समझने की ज़रूरत है कि जो ये इदारा है ये क्यों पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल है और क्यों इस इदारे को बार बार टारगेट भी किया जाता है। आप देखिए कि चाहे इंटरनेशनल एंटी पाकिस्तान फोरम्स हों, चाहे पाकिस्तान के अंदर कल्टिवेट किए हुए एक्सटर्नल से कल्टिवेट किए हुए लोग हों और फोरम्स हों, वो तवातुर के साथ हमारी अफवाज को टारगेट करते हैं। ये 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो ममालिक तबाह हो गए, पहले उनकी अफवाज को टारगेट करके ख़त्म किया गया या कमज़ोर किया गया, और इसमें सबसे बड़ी मिसाल इराक़ और लिबिया की है। तो मैं बहुत बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूँगी उन तमाम लोगों की जो बहुत इंटेलेक्ट रखते हैं कि आप देखिए कि हो क्या रहा है। क्या इस इदारे को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि रियासत को कमज़ोर किया जाए? क्योंकि ये वो इदारा है जो पाकिस्तान को बचाने के और उन लोगों के बीच में खड़ा है। और ये वॉर्स अब फ्रंट पे नहीं होती, ये वॉर सब जगह होती हैं। यानी आप रियासती पिलर्स को कमज़ोर करते हैं रियासत को गिराने के लिए, और क्योंकि ये रियासती पिलर इंतहाई मजबूत है, तो इस पिलर को टारगेट करना बहुत आसान है। हुमा जी, अगर हम बात करें आज के दिन पाकिस्तान की सरहदों की बात की जाए, तो मकबूजा कश्मीर और सियाचिन आज भी जो है वो हॉटलाइन है, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए सियाचिन तो सियाचिन पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सियाचिन जो है अब वो एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर भी बन रहा है। आपको याद है एक दफ़ा एवलांशे हुआ था और उसमें हमारे बहुत सारे फ़ौजी जो थे वो बर्फ़ में दब गए थे। ये एवलांशे किसी भी वक्त इंडिया की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक क्लाइमेट डिज़ास्टर है। तो मैं समझती हूँ कि एक बड़ी सोच की ज़रूरत है, एक अहम सोच को सामने लाने की ज़रूरत है जो लिंक कर सके उन तमाम ट्रेडिशनल डिफेंस को और नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस को। और नॉन ट्रेडिशनल डिफेंस में जो क्लाइमेट है वो इस वक्त टॉप पर है। एपिडेमिक्स हैं जो हम नबर आजमा हुए कोविड से, और फिर क्लाइमेट है, और इस वक्त जो आपकी सिक्योरिटी है वो इसको मिलकर मुकम्मल होती है। तो बिल्कुल सही है, हमारी अफवाज सियाचिन पे खड़ी हैं, हाईएस्ट
रूफटॉप है दुनिया की, द कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, द हाईएस्ट बैटलफील्ड है। हमारा बॉर्डर इंडिया के साथ इट इज सीन एज वन ऑफ द मोस्ट dangerous borders on the face of earth because of the fact both states are nuclearized. तो मेरा ख्याल है कि ना तो बातचीत को टेबल पर से हटाना चाहिए, ना हालात को बेहतर करने की ऑप्शंस को टेबल से हटाना चाहिए, और पाकिस्तान ने वहाँ बड़े तदब्बर का मुजाहरा किया है। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान ने टॉक्स को इंडिया से कंडीशन किया है कश्मीर की सूरत हाल से, और मेरा ख्याल है कि वहाँ रेसिप्रोसिटी आनी चाहिए, क्योंकि अब तो पाकिस्तान को छोड़ दीजिए ना, अब तो चाहे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, बावजूद उनके इसके कि वेस्टर्न वर्ल्ड के मफाद जुड़ते हैं इंडिया के साथ, न्यू दिल्ली के साथ, वो इस बात से अब चश्मपोशी नहीं कर पा रहे कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन शदीद तरीन है, वहाँ पे वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, वहाँ पे मास ग्रेव्स हैं, वहाँ पे रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर है, वहाँ डिसअपियरेंसेस रोज़ का मामूल है, और बावजूद तमाम तर कोशिश के इंडिया हुर्रियत को नहीं दबा पाया है। मेरा ख्याल है ये वो इंडिकेटर्स हैं जिससे अब चश्मपोशी नहीं की जा सकती। हुमा साहब, डोंट यू थिंक इंडिया को पाक फौज ने पहले भी दबाया है, कश्मीर में भी हम दबा सकते हैं, लेकिन हम वक्त ले रहे हैं? क्या ये वही तदब्बुर है जिसका आप जिक्र कर रही हैं? मेरा ख्याल है कि ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। कन्वेंशनल वॉर दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में ऑप्शन के तौर पर टेबल पर नहीं होना चाहिए। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेटरेंस है। ये जो अगर हम उनकी ज़बान में बात करें तो ये चेतावनी है, ये वार्निंग है कि आप कोई खिलवाड़ ना करें, वरना बालाकोट जैसी सूरत हाल हो सकती है, आपको उसका जवाब मिल सकता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान फंक्शनल रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। हम एक लफ्ज़ में इस्तेमाल करती हूँ, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग मुझे देख रहे हैं वो समझेंगे, डिफेंसिव रियलिज्म। हमारा दिफा मजबूत है, लेकिन हम अग्रेशन नहीं चाहते, हम बेहतर ताल्लुकात और हालात चाहते, लेकिन हम कश्मीर को इग्नोर भी नहीं कर सकते और अपने कोर इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज। हुमा साहिबा, आप पाकिस्तान की लीडिंग एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत बड़ी एक टीचर भी हैं, आपके हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स भी हैं, और बाज़ औक़ात आपके वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं कि टेलीविजन के व्यूअर जो है ना वो सोच में पड़ जाते हैं, यार ये तो हमें जो है ना MBA की डिग्री लानी पड़ेगी समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि दो न्यूक्लियर पावर्स जब डिस्कशन करने बैठते हैं तो ही हल निकलेगा, जंग टेबल पे नहीं हो सकती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और कश्मीर का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है, और ये पाकिस्तान का तदब्बुर ही है, अफवाज का तदब्बुर ही है, उनकी स्ट्रैटेजी है, उनकी डिटरेंस है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि भारत आज भी पाकिस्तान से कितना डरता है और हवा निकल जाती है हमारी फौज का सुनते ही। डरना चाहिए भी, और अभी तो हम देखते हैं चाहे कोई मैदान, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, हम हमेशा इंडिया के छक्के छुड़ा देते हैं भारत के दुश्मन के, चाहे जो भी हो। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और आज हम डिफेंस डे की मुनासबत से स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम जो किया था मंडे को, उसमें आपने बोल के जायके का सेगमेंट किया था, जिसमें आपने पीच मोहितो बनाई थी। तो हमारे कलीग हैं, प्रोड्यूसर हैं फैसल ज़हीर साहब, उनकी भी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है, वर्दा आज हमें दुश्मन की हड्डियों का सूप पीना है। दुश्मन लाके देते, मैं उसकी हड्डियों का सूप बना लेती हूँ। मुश्किल तो नहीं होगा आपके लिए, आप यूँ बना लेंगी दुश्मन की हड्डियों का सूप। खैर अल्लाह रहम करे, माफ करे, आप मुझे क्या करवा रहे हैं। लेकिन खैर आप इस वक्त मुल्क में जो है ना, सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी मेरी। सर्टिफिकेशन कैंसिल आपकी ना हो, आपको बहुत सारे और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा, इस वक्त सैलाब ज़दगान की मुश्किलात जो हैं वो वर्दा कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टंडोला यार से गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो मंजर आम पर आई, और जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, मैं बड़ा परेशान हुआ। अमूमन वैसे ये वीडियोस हम देखा करते थे, तो नेशनल ज्योग्राफिक या BBC अर्थ के प्रोग्राम्स होते थे, उसमें दिखाते थे कि वो जी जंगल के बीच में मच्छर पैदा हो रहे हैं बहुत सारे। ये टंडोला यार की वीडियो है, और इसमें आप देख सकती हैं जो आपको बादल अब नजर आएंगे, वो काले रंग के, जैसे कैमरा हिलेगा लेफ्ट की तरफ और वो जूम इन थोड़ा सा करेगा, ये बादल मच्छरों के बादल हैं। ये देख रही हैं आप, गोल गोल घूम रहे हैं, ये स्वर्ल कर रहे हैं, ये सारे मच्छर हैं।
अंदाजा कीजिए वर्दा, इतने सारे मच्छरों में आप ये देख रही हैं, ये सारे ये टॉर्नेडोज की तरह गोल गोल घूम रहे हैं, ये एक्चुअली मच्छर हैं। जब पैदा होते हैं तो इस तरह घूम रहे होते हैं और फिर ये हमला करते हैं। तो इस वक्त अंदाजा कीजिए कि हमारे करोड़ों भाई बहन सिंध में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा हैं जो खुले आसमानों तले बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है उनके सर के ऊपर, उनको मच्छरदानी की जरूरत है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जो स्प्रेज बनाने वाली कंपनी है, कि भाई आप मुतहर्रिक हो जाएं। आप वैसे तो पूरा साल पाकिस्तानी लोगों से बहुत प्रॉफिट्स कमाते हैं, अब वो मुश्किल में है तो अपने प्रोडक्ट्स यूज करके उनकी मदद भी कीजिए, उनको ये प्रोवाइड कीजिए जितने भी रिपेलेंट्स हैं और जो स्प्रेज हैं, क्योंकि इस वक्त सिंध में जहां हर जगह पानी खड़ा है, आप जानती है पानी जहां भी खड़ा होता है वर्दा मच्छर पैदा हो जाता है, लार्वा वहीं पे छोड़ा जाता है। तो अल्लाह रहम करे, इन मच्छरों ने जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है, डेंगू फैल रहा है, स्किन डिजीजेस, डायरिया, मलेरिया, मेडिकल कैंप्स की शदीद जरूरत है। मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से, डॉक्टर से, कॉर्पोरेट इदारों से कि प्लीज आगे बढ़ें, हम पाकिस्तानी भाइयों की मदद करें। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, इस दिन के अंदर ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें कि हम सब की जिम्मेदारी है, ये अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस वक्त आई थिंक तो स्प्रेज होने के बाद ये खत्म होंगे, क्योंकि मॉस्किटो रिपेलेंट से भी इतना असरअंदाज नहीं होगा। खैर, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शिराज महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी शिराज, अपडेट कीजिएगा। शिराज पठान जी देखें, लाड़काना में तो आपको पता है कि पहले रिलीफ हुआ है, वो तो बराए नाम का ही रिलीफ का काम शुरू हुआ है। इस वक्त जो है जेडीसी ने लाड़काना में 500 टेंट्स पर मुश्तमिल जो है टेंट सिटी म्यूनसिपल स्टेडियम में यहाँ पर कायम की है। कल सुबह से ये काम शुरू किया गया था, लेकिन मुतासरीन इतनी बड़ी तादाद में हैं कि जो फैमिलीज़ टेंट्स जिनको मैसर आ सके हैं वो तो अंदर हैं, लेकिन अब भी इस वक्त म्यूनसिपल स्टेडियम में दर्जनों की तादाद में फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बेचारी जो दीवार है म्यूनसिपल स्टेडियम में उसकी ओट लिए जो है वो बैठी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे ही उनकी मुश्किल जानते हैं। क्या बताना चाहेंगी? आपको टेंट में खाना पीना कुछ मिला? हुकूमत कहीं नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं मिला भाई हमें, हम अभी तक भी भूखे पेट खड़े हैं। बच्चे ये देखो सामने देख रहे हैं, ये भी भूखे हैं, भूख से रो रहे हैं। कुछ नहीं मिला, नहीं टेंट फ्राहम हुआ है, कुछ भी नहीं। और हमको किसी के सहारा भी नहीं है। जहाँ पे सोर्स है, जिसको सोर्स की मदद है उसको सब कुछ मिल रहा है। अफसोस की बात शिराज पठान से मुतासरा खानून ये कह रही है कुछ न तो मिले, जिसकी सोर्स है उसको रिलीफ मिल रहा है, जिसकी सोर्स नहीं है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। 1 करोड़ के करीब लोग हैं जो सिंध में सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको रोजाना 3 वक्त का खाना देना, टेंट प्रोवाइड करना बहुत बड़ा चैलेंज है। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में रिलीफ वर्क जारी है। गुलाम शबीर हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं। शबीर, एक तो ये बड़ा मसला है कि यार इन करोड़ के करीब लोग हैं जो सिंध में इस वक्त फैले हुए हैं, इनको रोजाना 3 वक्त का खाना खिलाना है। मच्छरों ने जो बीमारियां पैदा की हैं, मच्छरदानी, स्प्रेज का होना बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी तादाद में मच्छरों का हमला हो गया। आपके पास क्या इत्तलात हैं शबीर? गुलाम शब्बीर हमें सुन राब्ता मुनक़ता हो गया है गुलाम शब्बीर के साथ। लेकिन तलहा देखिए, मुझे यहाँ पे देखिए इंसानियत, यहाँ पे भी हम कहते हैं ना आज के दिन हम बैठ के हम जो जज्बे की बात करें, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसानियत के दावे करते हैं, लेकिन आप देखें ना कितने अफसोस के साथ कहना पड़ा है, वो खातून कह रही हैं कि जिनकी सोर्सेज हैं, यानी कि यहाँ भी वास्ता चल रहा है, अगर वास्ता है तो आपको तमाम इमदाद मिल जाएगी, अदरवाइज आप बैठे रहें भूखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सबसे बड़ी नाकामी और फेलियर है, और अगर वो समझते हैं कि वो ऐसे हालात पैदा करके दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे तो आई थिंक वो उनकी गलत फहमी है। उनको सोचना पड़ेगा कि अगर सिंध में इमदादी कार्रवाइयों में तफरीक की गई, अगर देखा गया कि पीपल्स पार्टी का वोटर कौन है और दूसरी पार्टियों का वोटर कौन है, हमारा इलाका कौन सा है, दूसरों का इलाका कौन सा है, जो कि हो रहा है। फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स मेरे पास ये वर्दा पहुंच रही हैं। मुराद अली शाह साहब ने अपने गांव के डीसी को बोला हुआ कि मेरे गांव में सामान पहले, दूसरे के गांव में बाद में। इसी तरीके तमाम तर जो ओहदेदारान हैं पीपल्स पार्टी के, वो अपने अपने एरिया में रिलीफ वर्क कर रहे हैं, अपनी जमीनों को पानी से बचाने के लिए गरीबों के गाँव में पानी भेज रहे हैं। तो इससे वाज़ेह हो गया है कि सिंध को सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत तबाह किया जा रहा है। शबीर से हमारा राब्ता हो गया, हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद है गुलाम शबीर। बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? 3 वक्त का खाना, करोड़ के करीब मुतासरीन IDP सड़कों पर मौजूद हैं, बीमारियां फैल रही हैं, और मच्छर की हमने वीडियो टंडो वाला यार की देखी है तो उसे लग ये रहा है कि रात को तो पता नहीं वक्त कैसे गुजरता होगा। जी बिल्कुल, जो सैलाब मुतासरीन इंटीरियर सिंध से जो आए हुए हैं हैदराबाद में, उनकी तादाद जो है वो हजारों में है, और 60 से ज्यादा जो है वो सिंध जो है
वो सिंध हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप जो है वो मुख्तलिफ स्कूल्स में और टेंट लगा के जो है वो कायम किए गए। हाल अबतर है क्योंकि यहाँ पे सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। यहाँ पे कीचड़ हमें मिल रहा है मुख्तलिफ रिलीफ कैंप में, और जो बारिश का पानी है वो ताहाल जो कैंप्स हैं उनमें मौजूद है, जिस वजह से मक्खियों और मच्छरों की जो अफजाइश है वो हो रही है। और यहाँ पे सैकड़ों बच्चे जो है वो नासाज होती हुई हमें नजर आती है, और उन बच्चों को जो है हॉस्पिटल लिया जाता है। DHO डॉक्टर लाला जाफर की जो टीम है, मोबाइल टीम जो है वो रोज विजिट करके OPD यहाँ पे दी जाती है। मकसद जो यहाँ पे रिलीफ कैंप है, लेकिन उसके शुक्रिया गुलाम शबीर। हमें हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे, शिराज पठान में लाड़काना से अपडेट कर रहे थे, और वाजे हो गया है कि सिंध में भुट्टो जिंदा है, इसीलिए सैलाब जदगान कोई अभी इमदाद नहीं मिल सकती। हाँ, इमदाद मिल रही है अफवाज पाकिस्तान से, नेवी से, एयरफोर्स से, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरनेशनल एड जमा करके आए थे $1 बिलियन से ऊपर की, वो कहीं मिलते हुए नजर नहीं आ रही। और ये हमें लग भी नहीं रहा कि मिलेगी। कोई तरह और भी इदारे काम कर रहे हैं, पाक फौज काम कर रही है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था, जिन्होंने घर घर जाके वोट मांगे थे और लोगों से वादा किया था अपनी आवाम से कि हम आपके दुख दर्द में साथ देंगे, आज वो लोग कहाँ हैं। बहुत अफसोस की बात है। और यकीनन अब तो इलेक्शन में जो है वो वोट मांगने जाना ही, तो ये सोचना पड़ेगा किस मुंह से जाएंगे आप अपने वोटर्स के पास वोट मांगने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं शो में, और आपको पता होगा कि इस वक्त आपके फेवरेट सेगमेंट का टाइम हो चुका है, जो कि है बोल प्रेडिक्शन। उनसा शाह दी वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उनसा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। चलें उनसा कार्ड तैयार हैं आपके? बिल्कुल तैयार हैं, कार्ड्स मेरे हमेशा तैयार होते हैं। कार्ड्स हमेशा तैयार होते हैं जहाँ आप वहाँ आपके कार्ड्स। सही, सबसे पहले तो आपको 6 सितंबर बहुत बहुत मुबारक हो। आज डिफेंस डे है पाकिस्तान का, हम मना रहे हैं, आपको ही मुबारक हो। और अब मैं थोड़ा आवाज़, उसकी पूरी टीम 6 सितंबर बहुत मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। अच्छा, उनसे स्टार्ट करते हैं कि जी आज इंडिया और श्रीलंका का मैच है, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, इंडिया के श्रीलंका? ये मैचेस की प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है नहीं, लेकिन अक्सर प्रेडिक्शंस लग भी जाती हैं। असल में उनसा मेरा ये सवाल करने का मकसद ये है आपसे कि मैं चाह रही हूँ कि देखिए, हमने एक 65 की जंग में जो है हमने हराया था इंडिया को, और अब हम चाह रहे हैं कि हम फाइनल्स में हराएं। इस जंग में जो क्रिकेट का मैदान है ना, ये भी मैदान जंगी बन जाता है हम व्यूवर्स के लिए, देखने के लिए, स्पेशली जब सब शायकीन बैठ के देख रहे होते हैं तो मैदान जंगी बना हुआ होता है। एक वीडियो तो ये भी देखिए कि मियाँ बीवी, हस्बैंड जो है वो इंडिया का है, बीवी जो है पाकिस्तान के, दोनों आपस में दूसरे को घूर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस मैदान में भी हम इंडिया को हराएं। तो अगर आज का मैच इंडिया जीत जाएगा तो डेफिनेटली फाइनल्स पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ही होगा। देखें, इंशाल्लाह हम फाइनल में भी कोई भी टीम हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई और टीम भी अगर आती है, तो उसको भी इंशाल्लाह हम ज़रूर हराएंगे। लेकिन आज का जो मैच में की जो सिचुएशन होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक कार्ड मैंने निकाला है श्रीलंका के लिए, ये आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, और द फूल का कार्ड है इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होगा दोनों टीम्स के दरमियान, लेकिन जीत वो इंडिया की नज़र आ रही। जीत इंडिया की नज़र आ रही, यानी कि इसका मतलब कि चांसेस हैं कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल्स में आमने सामने खड़े हुए होंगे, और एक बार फिर हम सब बैठे हुए होंगे एक साथ, और देखने को मिलेगा हमें ये मैच इंडिया पाकिस्तान का, जो भी एक अपने आप में एक मैदान जंग बन जाता है। ऐसा है जी, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होता है। मैं कोई भी मैच नहीं देखती हूँ, लेकिन सिर्फ जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो बहुत ज्यादा शौक से सब लोग। सेम है, मैं भी कोई मैच नहीं देखती, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो कभी मिस नहीं करती। चलिए, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें फाइनल्स में देखने को मिलेगा, और हमारी दुआ है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा, जरूर विन करेगा और एशिया कप घर लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, उनसा बताएं आज तारे क्या कहते हैं सबके, जल्दी जल्दी से थोड़ी सी बताएं कि क्या सूरत हाल है। आज एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप करें तो बहुत अच्छा है। एरीज वालों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, कोई इंसान उनको प्रपोज कर सकता है, अपनी फीलिंग्स, लव एक्सप्रेस कर सकता है, और घरेलू मामला जो है एरीज वालों के आज बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर चलें तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। प्रपोजल जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दूसरे का वेट करना चाहिए?
ये भी बता दें एरीज वालों के लिए कि नहीं से ही बेहतर आ सकता है, क्योंकि ये होता है। जी जी, वरना आपका सवाल है कि प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए है टेम्परेंस का कार्ड। तो एरीज वालों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ों को देखभाल करनी चाहिए, जल्दबाजी का बिल्कुल भी मुजाहरा नहीं करें, बल्कि पेशेंस रखें और देखें कि क्या चीज़ आपके फेवर में है, क्या चीज़ आपके फेवर में ही नहीं है। बाकी तो शादी जो एक जुआ है, किस्मत का, वो कहते हैं ना कि किस्मत का खेल है, लेकिन ये है कि पेशेंस का कार्ड है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर प्रपोजल आता भी है तो बहुत सोच समझकर फैसला करना है। एग्जैक्टली। उसके आगे बढ़ते हैं एरीज के बाद टॉरस। एरीज के बाद है टॉरस के लिए जो है वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। टॉरस वालों की शादी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। कोई पुराना दोस्त जो नो कांटेक्ट में था वो दोबारा आ सकता है। अगर कि आपका किसी के साथ, ऐसे इंसान के साथ रिलेशन है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं मुल्क से बाहर रहता है, शहर से बाहर रहता है, तो उससे मुलाकात का इम्कान है या बातचीत का भी इम्कान है। टॉरस वाले जो है आज बहुत सोच समझकर खर्च करना है। सदके के तौर पर आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं। चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, तो टॉरस वालों के लिए बहुत कामयाबी का दिन हो सकता है। टॉरस के बाद है जेमिनी वालों के लिए हैंगमैन की एनर्जी है। चीज़ें जो है वो वक्ती तौर पर आज के लिए डिलेस का शिकार हो सकती हैं। ऑफिस देर तक पहुंच सकते हैं या कोई काम में रुकावट आ सकती है। उनके लिए भी, जेमिनी वालों के लिए भी सदका जो है वो ज़रूर दें। दिन की शुरुआत जो है वो सदके के तौर के उसमें ज़रूर दें। और कहते हैं बेस्ट जो सदका होता है, हदीस शरीफ में है कि किसी भूखे को खाना खिलाना। तो 2-3 बंदों को जो है वो एक टाइम का खाना आप खिला सकते हैं। जेमिनी के बाद कैंसर के लिए है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी बिछड़ा हुआ कोई दोस्त है या किसी के साथ आपकी बातचीत नहीं है, उसके साथ आपका पैचअप हो सकता है। इसके अलावा इमोशनल जॉय, आज का दिन जो है वो कैंसर घर में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर वालों के लिए भी यही मैं कहूँगी कि पैसा जो है वो सोच समझ कर खर्च करें। आज खर्चे का दिन है, हो सकता है सफर पर हैं कैंसेरियंस। कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सारी चीज़ें स्लो चलती हुई नज़र आ रही हैं, रुक रुक के चलेंगी। आपकी भरपूर कोशिश, स्ट्रगल के बावजूद भी शायद चीज़ें वैसे ना चलें जैसे आप चाह रहे हैं। माइंड जो है वो थोड़ा इंडिसाइसिव रहेगा चीज़ों में, डबल माइंडेड हो सकता है। रिश्तों के सिचुएशन में या काम के सिचुएशन में हो सकता है कुछ लोग अपना कैरियर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इंडिसाइसिव हो सकते हैं और अपना फैसला जो लेने में थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। उसके लिए आप जो है किसी अच्छे सिंसियर दोस्त से मशवरा कर सकते हैं या कोई फैमिली मेम्बर जो आपसे बहुत क्लोज है उससे भी आप मशवरा कर सकते हैं। लियो के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। विल पावर को अपने आप ने मजबूत रखना है। जो भी काम करें, हो सकता है वक्ती तौर पर चीज़ें आपकी डिले हो सकती हैं, लेकिन अपनी विल पावर से अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखें और जल्दबाजी नहीं करनी है। और हो सकता है आज के दिन लियो वाले किसी दोस्त को मिस करें, पार्टनर को जो आपसे दूर है उसको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। पेशेंस, अपने गुस्से पे काबू पाना है क्योंकि गुस्सा आपको आज के दिन ज्यादा आ सकता है। वर्गो के लिए 10 सन का कार्ड है। वर्गो वालों का आज का दिन बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा, बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं वर्गो वाले। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई नज़र आ रही है। बच्चे की पैदाइश भी आपके घर में किसी हो सकती है। और उसके अलावा जो है आपको आपके बॉस जो हैं आज आपके काम को बहुत एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वर्गो वालों के लिए आज का दिन खुशी का दिन हो सकता है। सही। तो आज है लिब्रा के लिए कोई नॉस्टोर्स का कार्ड है। आज बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सोच कर नजर आ रहे हैं, कोई अहम फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कोर्ट वगैरह में आपके केसेस हैं तो वो आपके फेवर में जा सकते हैं। हार्मनी एंड पार्टनरशिप, रोमांटिक डे भी हो सकता है लिब्रा वालों के लिए। तो प्रपोजल भी आ सकता है, कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आ सकता है, तैयारी भी
होती हुई नजर आ रही है। स्कॉर्पियोस के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है। आपको बहुत ट्रस्ट रहते हैं, लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, इस वजह से अब आप बहुत ज़्यादा आपको आगे जाके केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियंस को आज किसी भी लाल रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दे दीजिएगा, जैसे गोश्त हो गया, लाल कपड़ा हो गया, या लाल जो दाल होती है मसूर की, वो भी आप सदका तौर पर दे सकते हैं। क्वांटिटी नहीं मैटर करती, अपनी हैसियत के मुताबिक जो है सदका दे सकते हैं। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस वालों के लिए भी आज का दिन जो है वो फैमिली के साथ जो है वो गुजरते हुए नजर आ रहा है। कोई इनहेरिटेंस का मसला था तो पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो वहाँ पे प्रॉफिट आपको आएगा। आज के दिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो आपके लिए लकी रहेगी। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थोड़े बहुत कामों में रुकावटें हैं, लेकिन ये वक्ती रुकावटें हो सकती हैं, और आप जो है वो असर और मगरिब के दरमियान सूरह वाक़या पढ़े तो आपके रिस्क में बहुत बरकत होगी। तो बाद है एक्वेरियस वालों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक्वेरियस वालों के आज जो है पैसे की लेन देन होगी, और कहीं अगर आपके पैसे फंसे हुए थे, किसी को उधार दिए थे, तो आपकी रिकवरी नजर आ रही है। सेहत का एक्वेरियस वालों को बहुत ख्याल रखना है। हो सकता है आपको थोड़ा वहम हो कि मुझ पे कोई किसी ने जादू टोना इस तरह तो नहीं कर दिया, क्योंकि आपकी सेहत डाउन हो सकती है। उसके लिए आप रोज एक दफा मंजिल पढ़ेंगे, अपने ऊपर दम करें, पे दम करें, और तो आपको बहुत फायदा होगा। मंजिल आपने पढ़नी, सही मंजिल पढ़नी है। सही मंजिल होती है, एक किताब होती है, हाँ, मंजिल मिलती है बहुत आसानी से जी, होती है, और चारों कुल, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आयत होती है। तो रोजाना जिनको वहम है कि मुझ पे जादू टोना तो नहीं है या नजर का कोई असरात तो नहीं है, तो ये चीजें, इससे बहुत सुकून मिलता है। सही। स्पाइसेस जो है वो जो भी परेशानियां थी इंशाल्लाह उससे आज आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में है तो कोशिश करें कि लोगों पे जल्दी भरोसा ना करें। कोई भी इम्पोर्टेंट अगर आज आपको फैसला लेना है, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड, बहुत सोच समझ के लेना है, अदरवाइज आपको धोखा भी मिल सकता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद थी, उन्हें हम ज़ोडिएक साइंस के बारे में कि आप लोग किस तरह से अपना दिन आज का अच्छा गुजार सकते हैं, और जिनका नहीं है सदका जारिया कीजिए, बेशक सदका रद्दे बला है। जनाब, आज का शो हमारा होता है ख़त्म। हमने आपको बताया कि आज 6 सितंबर के दिन किस तरह से हमारी अजीम पाक फ़ौज ने दुश्मन के नापाक इरादों को, जो वो चाहते थे कि लाहौर के जिमखाना में बैठ के शाम की चाय पी जाए 1965 में, उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। आखिर में सिर्फ यही कहूँगी कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।